मुझे लगा ये समस्या गंभीर है। जब आपने उसका परीक्षण किया, तो आपने बताया कि ये फिस्टुला है। उस समय तो मैं थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी में भी चला गया था और तो आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं बैठा हूँ, अब कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज फिस्टुला का हम ऐसा केस लेके आए हैं, चूँकि आप खुद डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं और हाथरस में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर दीपक। इनको फिस्टुला हो गया था, तो आप जानते हैं कि इनके ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत आई? क्योंकि बीच में सर्जन ने इन्वॉल्वमेंट रहा, खुद आके कि और ये इतने घबरा गए, सर्जन ने इतना डरा दिया इनको कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो एक्सपीरियंस लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार आपको सर। कितने क्या दिक्कत आई थी? पहले क्या सिम्पटम्स आए थे? ये फरवरी 2024 में मेरे को लगा था कि स्वेलिंग आ रखी थी मेरे को जी। पेरिनेल एरिया पे। तो जैसे ही मेरे को स्वेलिंग आई तो पहले मेरे को लगा कि ये सबसाइड हो जाएगी। मैंने एक एलोपैथिक सर्जन से बात की, उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स बताए थे, जिनका मैंने सेवन किया। 1 हफ्ता सेवन करने के बाद मैंने देखा कि वो कुछ स्वेलिंग कम हुई, जिसके उसको एंटीबायोटिक छोड़ने के बाद वो स्वेलिंग फिर से बढ़ गई। फिर से बढ़ने के बाद मैं आपके पास आया और 2 साल पहले मेरे को हेमरोइड्स भी हुआ था, जिसका इलाज मैंने आप ही से कराया था। तो मुझे लगा ये समस्या गंभीर है, तो मैंने आपके पास आया तो आपने देखने के बाद बोला कि फ़ोन पे मेरी बात हुई थी आपसे। तो आपने कहा था कि अगर नॉर्मल रहेगा तो मैं आईएनडी कर दूँगा, नहीं तो फिर छार-छूत से हम कर देंगे। यहाँ मैं तो बता दूँ कि अगर जो जब आपको एब्सेस हुआ, अगर आप एंटीबायोटिक ना लेके आयुर्वेद के नियम के अनुसार उसको हुँ, पकाने की कोशिश करते किसी जी, भी जी, टेक्निक से, जी। तो वो 7 दिन ना परसिस्ट होके वो 2 दिन में रप्चर हो जाता है। जी, जी, जी। तो सबसे आप नहीं, बहुत से पेशेंट इससे परेशान हो जाते हैं जी, और जी। डॉक्टर मोस्टली 99% एंटीबायोटिक देते ही देते हैं जी, और जो काम 2 दिन में होना होता है वो जी। 7 और 10 दिन में होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब आपने उसका परीक्षण किया, तो आपने बताया कि ये फिस्टुला है। तो वरना पता मुझे भी था, मुझे भी अंदर से आभास हो रहा था कि फिस्टुला ही है। जो लक्षण थे वो पूरे फिस्टुला वाले ही थे। तो आपने छार-सूत्र किया। छार छाछ-छूत करने में कोई पेन या क्या कुछ हुआ आपको ऐसा? कोई न स्पाइनल दिया हमने नहीं, क्या नहीं, नहीं, करा? कुछ नहीं दिया। अच्छा। कुछ नहीं दिया। पेन कुछ नहीं था, सारी चीज़ें टॉलरेबल थी, है हुँ, ना? उसके बाद छार सूत्र के बाद मैं अपने अस्पताल में नियमित मैं जाता रहा, हुँ, जैसे ड्यूटी मेरी थी मैं ड्यूटी करता रहा। तो एक दिन मेरा अकस्मात एक सर्जन थे, एलोपैथिक सर्जन थे, उनसे मेरा कोई डिस्कशन हुआ, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे छार सूत्र कराया है। तो उन्होंने बोला कि भई आपने छार सूत्र कराया तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इससे हुँ। पहले मुझे दिखाते। तो उन्होंने बोला चलो दिखाओ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को कहा कि अरे ये तो आपने ये क्यों करा दिया और ये तो आप मुझे बताते, हो सकता है ये स्क्रोटम एरिया पे इन्फेक्शन ऊपर फैल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। मैं उस समय तो मैं थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी में भी चला गया था और रात को मैंने शायद 10 बजे आपको फ़ोन भी किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने फ़ोन भी किया था, मैं बहुत एंग्ज़ायटी में था तो आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं बैठा हूँ, अब कुछ नहीं होगा। एक्चुअल तो में मुझे जो ध्यान है, इनका फ़ोन आया डॉक्टर साहब का कि सर्जन ने देख लिया है और वो ये कह रहे हैं कोई हाई एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा रही है हुँ, इसमें और इसमें तो ये जो पस बन रहा है ये तो बनना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी और ये ऊपर फैल जाएगा, इसको आईएनडी करेंगे और इसको हम पूरा खोल देंगे और नहीं हुँ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं हुँ। कितनी बीमारियों नाम बता दिया ऐसा? बहुत सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने, यहाँ तक कि ये भी कहा था कि मतलब उन्होंने बोला था कि अगर ये पस ज़्यादा ऊपर तक फैल गया, तो हो सकता है कि लैट्रिन का रास्ता तक मतलब स्टोमा बनाना पड़े। अच्छा, ये मतलब कि उन्होंने स्टोमा बनाने तक की बात कह दी। हुँ, तो समझ सकते हो आप कि एक सर्जन जिसका काम पेशेंट को दिलासा देना है और सही बात बताना है, लेकिन वो खुद ही एक डॉक्टर के लिए क्षार सूत्र पे, क्योंकि वो मॉडर्न के हैं, उनको क्षार सूत्र पे भरोसा उनको नहीं है और वही भरोसा दूसरे को खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अगर वो वास्तव में क्षार सूत्र केवल वर्ड को भी जानते होते,
शार्ट सूट ट्रीटमेंट तो बड़ी बात है, तो वो समझ जाते हैं कि ये इन्फेक्शन नहीं होगा। शार्ट सूट का मतलब, शार्ट मतलब एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन थ्रेड है। वहाँ उसका काम ही यही होता है कि पस जितना भी है सबको ड्रेन करके ले आना, और वहाँ एक मीडियम क्रिएट कर देना 9.5-10 के लिए, हाईली एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। इससे कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं, नया नहीं होता है। जो एंटीबायोटिक देने से, जो पहले उन्होंने एंटीबायोटिक दी उसकी वजह से जो पस रुक गया, शार्ट यही काम करता है, उसको ड्रेन करता है। तो मैंने क्या बोला आपसे? आपने बोला जब तक मैं हूँ तब तक आप ये सारी चीज़ें, ये टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा काम है। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना दिनचर्या जो भी है आप अपने उसमें रहिए। तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था कि जो है सर्जन ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा ये हमारा काम है। सर्जन या बंगाली टेक्निक के बाद बहुत से पेशेंट हमारे पास बिगड़ के आते हैं, और केवल एंटीबायोटिक से ये काम नहीं होता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि कोई बात नहीं है, आप उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। शार्ट सूट का मतलब नहीं पता है। शार्ट सूट का मतलब होता है कि हाईली एल्कलाइन थ्रेड, जिसका पीएच 9.5 से 10 पीएच की में बीच में होता है। इतना एल्कलाइन होने की वजह से वहाँ पे एक मीडियम क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन को रहने ही नहीं देता, और बल्कि डेब्रिस के रूप में वो ड्रेन करता रहता है, जिसको वो पस बोल रहे थे, एक्चुअली वो डेब्रिस था जी। और वो निकालना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैंने कहा कि कम निकल रहा है तो गड़बड़, ज़्यादा नहीं। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि आप चिंता ना करो, जो भी कह रहे हैं सर्जन साहब उनको कहने दो। अपने पास में पेशेंट ही शार्ट सूत्र में सर्जरी के बिगड़ने के बाद में ही आते हैं। मोस्टली मेरे पास तो मोस्टली बाहर से ही पेशेंट रहते हैं, और सब ऐसे ही रहते हैं। 2 बार सर्जरी कराती है, 4 बार, आपने देखा भी होगा बहुत सारे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है सर, मुझे तो आप पे फेथ है, और लेकिन मुझे लग रहा था कि एक बार मैं जो सर्जन साहब ने बोला है कि एमआरआई कराना है या कुछ भी कराना है इन्वेस्टिगेशन, मैं कहा पैसे बर्बाद करना है, आप चिंता ना करो, केवल शार्ट सूत्र ही इसको ठीक कर देगा, जो आसपास जितनी इंड्यूरेशन है उसको ड्रेन आउट कर देगा। तो वो ड्रेन आउट हो गई समय पे। सब सारी चीज़ें ठीक हैं, और 3 से 4 महीने मेरा क्या कहते हैं 4 सूत्र थेरेपी जो था, मेरा 15 से 16 सेंटीमीटर मेरा फिस्टुला क्रैक था, है ना, जिसको आज पूर्ण रूप से मैं आज स्वस्थ हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ। अपनी डेली जो मेरी लाइफस्टाइल थी, मैं उसी लाइफस्टाइल में वापस दोबारा मैं आ गया हूँ। इसमें 16 सेंटीमीटर का थ्रेड था, तो हमारी कटिंग बहुत फास्ट है। अगर मैं बता दूं आपको, 1 सेंटीमीटर कटिंग बहुत फास्ट में आती है। जी जी जी। कहीं बहुत सा जगह अगर हाफ सेंटीमीटर हो तो ये 16 की जगह 32 हो जाता है। जी। बहुत हमारे पास पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कहीं और शार्ट सूट कराते हैं जी। और फिर बोलते हैं कि 10 सेंटीमीटर को हमें 20 हफ्ते हो गए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहे हैं मेरे पास में। तो मैंने कहा, और डॉक्टर साहब ने मुझ पर पूरा भरोसा करा, मुझे पूरा हैंड ओवर कर दिया कि आप जैसा मर्जी करिए, जो दवा दीजिए। मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, और पेन किलर एसओएस पे रखा। और क्या आप इस दौरान 4 महीने में काम कर पाए? आप पूरा अपना ड्यूटी पेशेंट? जी जी, सब कुछ डॉक्टर साहब करते रहे, आते रहे। और मैंने उनसे जैसे बोला था कि मेरी जिम्मेदारी, आज वो जिम्मेदारी पूर्ण हो चुकी है। डॉक्टर साहब का थ्रेड 1 महीने पहले निकल चुका है। मैंने बोला था फॉलोअप में आप आ जाना है, एक बार देख लूंगा मैं। तब से पस कब से बंद है? बस ये हो गया 1 महीने से 1 महीने से पस बंद हो गया, जख्म पूरी तरह भर गया। और एक बार शार्ट सूट में जख्म भर जाता है तो रिकरेंट नहीं होता। मॉडर्न में क्या है, ऊपर से चिपक जाता है, रिकरेंट होता रहता है। इसमें रिकरेंट नहीं होता। अगर आज ठीक है पेशेंट हमारा, तो भविष्य में हमें मालूम है कि अब ये दोबारा से फिस्टुला नहीं होगा। और मैं बाकी लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एनोरेक्टल डिजीज होती है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, कुछ भी होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा वो एमआरसी आयुर्वेदा आके वो यहाँ पे दिखाएं। और दूसरा, और आप चूंकि डॉक्टर हैं और आप इतना घबरा गए थे किसी डॉक्टर की बात में, तो आम जनता में एक संदेश तो आपका जाना चाहिए कि भाई आम जनता का क्या हाल होता होगा जो डॉक्टर मेडिकल बैकग्राउंड से ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं ये भी, मुझे तो आज भी वो दिन याद है कि मैं 10 बजे के बाद जब मैंने आपको फ़ोन किया था, मैं अपने आप में ही मैं इतना वो हो रहा था कि क्या मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। मैं इतना एंजाइटी में गया था कि मैं ये सोच रहा था कि सुबह करूँ, लेकिन अगर मैं सुबह का इंतज़ार करता तो रात काटना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब खुद मेडिको होके जब इतना मैं गहन उसमें चला गया, तो नॉर्मल इंसान का क्या हाल होता होगा मैं ये समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ करने के लिए मशीनरीज, नए इन्वेंशंस पे बहुत ज़्यादा आधारित नहीं रहना चाहिए। आपका मैंने फिस्टुलोग्राम में एमआरआई कुछ कराया था? नहीं। मैंने आज तक इतने पेशेंट ठीक कर दिए।
एमआरआई फिस्टुलोग्राम नहीं कराया। कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ भी समझ रहे होंगे वीडियो देखते देखते, लेकिन उनको ये बात बता दूं कि मैंने ऐसे पेशेंट ठीक करे जिनको ऑल ओवर इंडिया में 10-10 जगह मना कर दिया था आप ठीक नहीं हो सकते। विदाउट एमआरआई फिस्टुलोग्राम मैंने वो पेशेंट ठीक करे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जब उठ के पेशेंट को देखते हो, प्रोबिंग करते हो, पीआर करते हो, तब आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। केवल आप एमआरआई पे रहते हो तब आपको अनुभव नहीं हो पाते। इसलिए मैं किसी में कराता भी नहीं हूँ और ईश्वर की कृपा है कोई रिकरेंट नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास हैं जो कि आप 13 बार का 6 बार सर्जरी करा चुके, 5 बार करा चुके। जिनको एक पेशेंट मेरे पास में है जिनको आपके जयपुर में एक हॉस्पिटल में सर्जरी प्लान हो गई, सबने मना कर दिया। एक ही सर्जन ने कहा आपकी सर्जरी हो हम प्लान करते हैं। जो सीनियर सर्जन आए और उनको उठा के हाथ पकड़ के बोला कि इंडिया में कोई डॉक्टर आपको ठीक कर जाए उसका नाम बता देना। ऐसे पेशेंट का भी मैंने एमआरआई नहीं कराया। और बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसको बहुत बड़ा बड़ा करके। हमेशा मैं देखता हूँ जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला, आपको तो सीधा है, बड़े सीधे होते हैं, लेकिन हम उनको बहुत समझ नहीं पाते छोटे रूप में, और हम उनको बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेन है कि जो लोग शार्सूत्र भी कर रहे हैं उनको उठ के पेशेंट को देखना चाहिए, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेना चाहिए, पूरा समय देना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसके बाद ही उनको शार्सूत्र सर्जरी करनी चाहिए। अब तो हम मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की तो शायद नहीं की थी, सर्जरी नहीं की थी, लेकिन बाद में मैंने थेरेपी दी थी। जी दी थी, वो मैंने सुनी थी। उससे भी मैं एंजाइटी से काफ़ी मेरे को आराम मिला था। अब हम पेशेंट में तो टेबल पे दे ही रहे हैं। अब पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने की हम थेरेपी दे रहे हैं कि आप इसको सुनो, जितना भी रिलैक्स होगा हमारे लिए फ़ायदा है, पेशेंट पेनलेस होगा, पेशेंट को भी फ़ायदा है, बिल्कुल बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा, सारा ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। अभी हम ये दे रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आपने तो फिर सुना जी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ में थे। डॉक्टर साहब खुद अंडर प्रेशर आ गए थे एक सर्जन की बात में, और इतने अंडर प्रेशर आ गए थे कि ये वेट नहीं कर पाए 2 मिनट का मुझसे बात करने के लिए कि नहीं मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, कि मुझे एमआरआई कराना है, क्या कराना है, मॉडर्न सर्जरी करानी है। आपको शायद बोला था उन्होंने कि लेजर से कर देंगे। लेजर से भी कहा, और फिर एक नई टेक्निक वाफ्ट थी, वाफ्ट के लिए बोला, लेजर से बोला, लेकिन उन सब के रिजल्ट शार्सूत्र के मुकाबले कहीं ठहरते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से कहा चिंता छोड़ दो, ये आपको डरा रहे हैं और आप डरो मत, बस आयुर्वेद पे भरोसा करो। और हमेशा से वही लोग जल्दी ठीक होते हैं जो एक पैथी पे भरोसा करते हैं और सही पैथी पे भरोसा करते हैं। सही पैथी चुननी है और भरोसा करना है, रिजल्ट तो आने ही आने। चलिए आगे फिर नए पेशेंट के साथ और वीडियो बनाइए, तब तक के लिए नमस्कार, जय धन्यवाद।